नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल मेहता, कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन हूँ। मैं न्यू लाइफ कैंसर क्लिनिक सी स्कीम में डायरेक्टर हूँ एवं HCG कैंसर सेंटर मानसरोवर में सीनियर कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे सार्कोमा कैंसर के बारे में। सार्कोमा कैंसर एक रेयर टाइप का कैंसर है। अगर हम इस कैंसर की बात करें तो ये कैंसर के प्रकार 100 से भी अलग हैं। तो ये एक विचित्र टाइप का कैंसर है जो ऑलरेडी रेयर है और जिसको डायग्नोज करना और भी डिफ़िकल्ट है, और इसके कैंसर के सब टाइप्स ही बहुत ज़्यादा है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड कैंसर माना जाता है। अगर इसको हम विशेष रूप से डिवाइड करें तो दो रूप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हड्डियों का सार्कोमा जिसको हम बोन सार्कोमास कहते हैं, एक सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा जो मांसपेशियों से होता है। जो बोन सार्कोमा होता है वो बच्चों में, अडल्ट्स में, दोनों में पाया जा सकता है, पर ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। और जो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है वो या तो पेट में पाया जाता है जिसको हम रेट्रोपेरिटोनल सार्कोमास बोलते हैं, या पैर में या हाथ में पाया जाता है, या फिर पीठ पे जिसको हम एक्सट्रीमिटी सार्कोमा कहते हैं। जैसे कि मैंने बात करी कि सार्कोमा को डायग्नोज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, तो इसको हम विशेषकर चिल्ड्रन के सार्कोमा और बच्चों के सार्कोमा जिसको कहते हैं, या फिर एडल्ट सार्कोमास, ऐसे भी विभाजन कर सकते हैं। चिल्ड्रन में भी अगर बात करें तो जो जब से ज़्यादा सार्कोमास कॉमन है वो है बोन ट्यूमर्स जिसको हम ऑस्टियोसार्कोमा या एविंग सार्कोमा भी कहते हैं, या फिर कुछ बच्चों की आँखों में सार्कोमा हो सकता है जिसको हम रेटिनोब्लास्टोमा भी बोलते हैं। और दूसरे जो सार्कोमास हैं वो या तो मिडिल एज में होते हैं या लेट एज में होते हैं। ये यूजुअली रेट्रोपेरिटोनल सार्कोमास या लिम्फ सार्कोमास होते हैं जो एडल्ट के सार्कोमास हैं। अगर मैं इन सार्कोमास के कारणों की बात करूं तो क्यों होते हैं, तो इसका कोई विचित्र कारण नहीं है कि जिसके कारण हम इस सार्कोमा को कर सके कि इस कारण से ही ये सार्कोमा हो रहा है। लेकिन कुछ सार्कोमास हैं जैसे कि कुछ फैमिलीज़ में रन करते हैं जिनको हम फैमिलियल या हेरिडिटरी सार्कोमा बोलते हैं। जैसे कि मैंने बात करी रेटिनोब्लास्टोमा की, ये एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जा सकते हैं। दूसरे सार्कोमास हैं जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कॉम्प्लेक्स, ये भी एक फैमिली से दूसरी फैमिली में, यानी एक परिवार से उसी की आगे की पीढ़ी में जा सकता है। दूसरे जो कारण है सार्कोमास वो है रेडिएशन इंड्यूस सार्कोमास, या फिर जैसे कि हम बात करें कि एंजियोसार्कोमा, ये केमिकल की पॉइजनिंग से होता है, यानी कुछ केमिकल, बेंजीन केमिकल्स हैं जैसे कि उनके खाने पीने से ये सार्कोमास हो सकते हैं। पर 95% ऑफ सार्कोमास का कोई कारण नहीं है, मतलब जिस हम देख सकते हैं कि इस कारण से ये कैंसर हुआ। वैसे ही इसको डायग्नोज करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि इसके सिम्टम या लक्षण इतने कॉमन नहीं होते। जो इसके सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो है स्वेलिंग, यानी कि गांठ का हो जाना, या गांठ के बाद कभी कभी इतनी बड़ी हो जाए तो फूट के छाला भी बन जाती है, या फिर दर्द होना, या फिर पेन होना। स्वेलिंग किसी भी प्रकार से हो सकती है, यानी हाथ में हो सकती है, पैर में हो सकती है, या फिर पेट में हो सकती है। लेकिन कुछ बोन सार्कोमास होते हैं जो कि बच्चों में होते हैं, उसमें कई बार हमारे पास ये हिस्ट्री होती है कि बच्चा गिर गया या फिर उसको चोट लगी तो उससे मालूम पड़ा कि पैर में स्वेलिंग है और हड्डी फ्रैक्चर हो गई, या फिर उसके पैर में सूजन आ गई, या फिर स्वेलिंग हो गई। ये ज़्यादातर मतलब कि पैर की हड्डी जिसको हम फीमर बोलते हैं या टिबिया बोलते हैं वहाँ पर होते हैं। तो ऐसे ये सार्कोमास हमारी पकड़ में आते हैं, पर ज़्यादातर ये सार्कोमास तब पकड़ में आते हैं जब ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेट के सार्कोमास के लक्षण इतनी जल्दी नहीं मालूम पड़ते। कई बार हमारे पास पेशेंट्स तब आते हैं जब ये सार्कोमा फैल जाता है, यानी फेफड़े में आ जाता है, या लिवर में आ जाता है, या गांठों में आ जाता है, या लिम्फ नोड्स में आ जाता है। ज़्यादातर सार्कोमा का जो स्प्रेड है वो खून से होता है, और खून से होकर सबसे ज़्यादा ये फेफड़ों में आता है, यानी लंग्स में आने के सबसे ज़्यादा कॉमन है। लेकिन कुछ ऐसे 4 से 5 सार्कोमा ऐसे भी हैं जो सबसे पहले गर्दन की गांठों या पैर की गांठों में आते हैं, जिनको हम लिम्फ नोड बोलते हैं। पर ज़्यादातर सार्कोमास लंग्स में आते हैं। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको हमारे पास सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुंह से खून आ रहा है, खांसी में खून आ रहा है, तब भी ये सार्कोमा ऐसे प्रेजेंट करते हैं। जब हम सार्कोमास को लगभग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि डायग्नोस कर लेते हैं, तो हमें लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका टाइप कौन सा है। यानी कि देखा जाए कि कुछ सार्कोमास होते हैं वो फास्ट ग्रोइंग होते हैं, यानी जल्दी जल्दी फैलते हैं, जैसे कि लाइपोसार्कोमा है वो स्लो ग्रोइंग है।
प्लियोमॉर्फिक सार्कोमा है वो फास्ट ग्रोइंग है। लियोमायोसार्कोमा जो मांसपेशियों का सार्कोमा है वो भी फास्ट ग्रोइंग है। रेप्डोमायोसार्कोमा भी फास्ट ग्रोइंग है। मतलब इसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं, कुछ स्लो ग्रोइंग सार्कोमा जो धीरे धीरे फैलते हैं, जिनका आगे का प्रोग्नोसिस भी अच्छा रहता है। कुछ सार्कोमा से बहुत तेज़ी से फैलते हैं, जिनका प्रोग्नोसिस भी खराब रहता है। कुछ सार्कोमास को हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि वो कहाँ पे हो रहे हैं, साइट, जैसे कि मैंने शुरू में बात करी कि वो रेट्रोपेरिटोनियम यानी पेट में हो रहे हैं, एक्सट्रीमिटी यानी पैरों में हो रहे हैं या हाथों में हो रहे हैं, या फिर बोन या फिर हड्डियों में हो रहे हैं। उसके बाद हमने बात करी कि स्प्रेड, यानी कि ये कहाँ पे स्प्रेड हो रहे हैं, या लिम्फ नोड्स में या लंग्स में। उसके बाद हम बात करते हैं सार्कोमा एक ऐसा है जिसमें हम स्टेज के साथ साथ ग्रेड भी देखते हैं, यानी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है। जितना कम ग्रेड होता है उतना प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, जितना हाई ग्रेड होता है उतना प्रोग्नोसिस खराब होता है। ग्रेड के बाद हम बात करते हैं इसकी स्टेज क्या है। सार्कोमा की स्टेजिंग थोड़ी विचित्र है बाकियों से। अगर ये सार्कोमा लेस देन 5 सेंटीमीटर का है, यानी 5 सेंटीमीटर से कम है और कहीं फैला नहीं है, तो यूजुअली ये स्टेज 1 है। और अगर ये सार्कोमा 5 सेंटीमीटर से ऊपर के हैं तो ये स्टेज 2 है, और अगर कहीं फैला नहीं है। फिर उससे एडवांस स्टेज ये होती है कि अगर ये सार्कोमा गांठों में फैल गया है या लिम्फ नोड्स में फैल गया है तो ये स्टेज 3 है। इस तरीके से अगर ये सार्कोमा कहीं और फैल चुका है, फेफड़े में फैल चुका है या लिवर में फैल चुका है या हड्डियों में आ चुका है, तो ये स्टेज 4 कहलाती है। जितनी आगे स्टेज होती रहती है उतना पुअर प्रोग्नोसिस होता रहता है। इसके बाद हम सार्कोमा का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे विचार करते हैं कि आगे कैसे किया जाए। धन्यवाद।